हेलो स्टूडेंट्स। तो करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के सेशन में आपका ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा स्वागत। आज हम लोग विशेष इनिशिएटिव के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आगे जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, झारखंड लोक सेवा आयोग की, बीपीएससी 67th एंड सीडीपीओ की, एनटीपीसी एनटीपीसी मेंस। अब तो एनटीपीसी ने अपना डिसीजन ले ही लिया कि सबका रिजल्ट आएगा। एनटीपीसी मेंस और दरोगा मेंस, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, दोनों का मेंस। मैंने कोशिश किया है कि कुछ इस तरह के करंट अफेयर्स को जोड़ा जाए, इस तरह के करंट अफेयर्स को लाया जाए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। हर एग्जाम में काम आपका है। यानी कोशिश ये किया गया है कि डेली न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, उन सारे न्यूज़पेपर्स को हमने कवर करने की कोशिश किया है और बेहतरीन करंट आपके लिए लाया हूं विद मैप, विद डायग्राम। बस लगातार सेशन से जुड़े रहें, सेशन को शेयर कर दें। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अब शाम को 5 बजे, याद रखिए शाम को 5 बजे की टाइमिंग होगी। शाम को 5 बजे हम आपके लिए लाइव आया करेंगे लेकर सेशन। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, गुड इवनिंग सबको, शुभकामनाएं। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अब करंट अफेयर का सेशन हर दिन आपके लिए लाया करूंगा। कोशिश ये होगी कि एग्जाम से पहले तक पूरे 1 से 1.5 साल का करंट आपका क्लियर करवा दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 12 जून को होने वाला है वो आपका क्लियर हो जाए। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस मार्च में होने वाला है। जेपीएससी के एग्जाम पर भी अभी आएगा, प्री एग्जाम शायद दोबारा हो, तो उस पर भी अपडेट मैं आपको दूंगा। इस तरीके से लगातार हम सेशन लाते रहेंगे। इसमें एनटीपीसी, एसआई, बिहार पीसीएस, बीपीएससी 67, दरोगा, सारे को कवर किया गया है। बस सभी लोग जुड़ जाइए। कोशिश ये की गई है कि हर परीक्षा में काम आए, ऐसा करंट किया जाए जो कि कंप्लीट हो। हम लोग हर दिन आपके लिए अब शाम को, सर अब टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी होगा। टेस्ट सीरीज होगा। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 साल का करंट पढ़ा दूं आपको। 15 टेस्ट मैंने करवा दिया, 15 टेस्ट मैंने करवा दिया, लेकिन अब कोशिश है मेरा कि 1 साल का करंट अफेयर भी आपके लिए कराया जाए। पूरी करंट में कवर करवा दूंगा, पूरी करंट, बिल्कुल। एपीएससी भी, बिल्कुल एपीएससी भी कवर होगा भाई। जितने भी पीसीएस है, सारे पीसीएस को मैं कवर करूंगा। बस लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, इन चारों स्टेट को लेकर के मैं इस सेशन को शुरू किया हूं। और जितने भी एग्जाम्स इन चारों स्टेट्स में होते हैं, केंद्र सरकार में यूपीएससी का एग्जाम होता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम होने वाला है जून में, तो वो सारे एग्जाम्स का इसमें अपडेट मिलेगा आपको। तो आप लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। नूसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया गया है। नूसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया गया है। एक्चुअली बताएं कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वो डूब जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले अगले 50 साल में वो डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के कारण। एक्चुअली हुआ क्या है कि सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का, ग्लेशियर का पानी जाएगा कहां? समुद्र में आके मिलेगा। तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और समुद्र के लेवल बढ़ने से आशंका जताई जा रही है कि बहुत सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे। जापान के कई सारे द्वीप डूब जाएंगे, चीन के कई सारे द्वीप डूब जाएंगे। इसके अलावा खुद मालदीव जो भारत का पड़ोसी, वो डूब जाएगा एक समय आएगा। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, सब डूब जाएगा। तो जकार्ता 50 सालों में डूब जाने का अनुमान लगाया गया कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूब जाएगा। इसीलिए इंडोनेशिया की सरकार ने नई राजधानी को डिसाइड किया है। यानी इंडोनेशिया की अब नई राजधानी होगा नूसंतारा, क्योंकि जकार्ता डूबने वाला है। देखिए मैप में मैंने शो कर दिया है। नूसंतारा का अर्थ होता है द्वीपों का समूह। नूसंतारा का मतलब ही होता है द्वीपों का समूह। यह द्वीप समूह बोर्नियो द्वीप के बगल में है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बोर्नियो द्वीप के बगल में, बोर्नियो, अगर इसका मैपिंग लोकेशन देखेंगे तो बोर्नियो जो द्वीप है इंडोनेशिया का, उसी के बगल में पड़ता है नूसंतारा। आप देख सकते हैं ये नूसंतारा का मैप है। ये देखिए नूसंतारा है, यहाँ पर ये नूसंतारा है। आप देख रहे होंगे मैप में, नूसंतारा का मैप है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। इंडोनेशिया का सुमात्रा, इंडोनेशिया का जावा, और यहां पर जो आप रेड कलर का ये देख रहे हैं, यही जकार्ता है।
ये इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी। मैप के साथ हम लोग काम करेंगे ताकि अधिकतम फायदा आपको। ध्यान से देखिए, ये बोर्नियो द्वीप है, ये है वहां का बोर्नियो द्वीप, ये वहां का इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप है। इसी के बगल में नुसंतारा है। इसे नई राजधानी बनाया गया इंडोनेशिया का। जकार्ता के बारे में है कि ये डूब जाएगा। ये देख लीजिए, सुमात्रा है, ये जावा है। जावा द्वीप में ही जकार्ता है। जकार्ता किसमें पड़ता था? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। सुमात्रा और जावा के बीच में जो स्ट्रेट दिख रहा है आपको, ये कौन सा स्ट्रेट है? इसका नाम है जावा स्ट्रेट। जावा और सुमात्रा को अलग करता है कौन? जावा स्ट्रेट अलग करता है। ये सुमात्रा है, जावा है, ये जकार्ता है। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर बाली द्वीप है। यहाँ पर इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली। इन सबको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बोर्नियो द्वीप के बगल में ही नुसंतारा अब क्या होगा? इंडोनेशिया की नई राजधानी होगा। अगले 50 साल में जकार्ता डूब जाएगा। इस कारण से तुम याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, हम सबसे आगे, हमारा पोजीशन सबसे आगे होगा। इस तरीके से करंट पढ़ा जाएगा कि हमारा रिजल्ट में पहला स्थान होगा। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी। जकार्ता कुछ सालों में महासागर में डूब जाएगा, इसलिए राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि पहले राजधानी बनाने का फैसला कालीमंतन को बनाया गया था। बोर्नियो द्वीप में एक जगह है कालीमंतन, बोर्नियो द्वीप में एक प्लेस है कालीमंतन। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता थी। नई राजधानी कालीमंतन बनाने की बात हुई थी कि अगली राजधानी कहाँ बनेगा? कालीमंतन, लेकिन बना दिया गया नुसंतारा को। किसे बना दिया गया? नुसंतारा को। क्लियर है? तो समझ में आया आप लोगों को? तो कालीमंतन, जकार्ता डूबने वाला था तो कालीमंतन बनाने का फैसला किया गया था कि राजधानी कालीमंतन बनाएंगे, लेकिन इस पर भी कालीमंतन से भी क्या हो गया? राजधानी को जो बनाने का प्लान था वो चेंज करके नुसंतारा को बना दिया गया। तो नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगा जो बोर्नियो द्वीप के समीप स्थित है। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट है मेघालय राज्य से। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों की आयु सीमा को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 5 वर्ष के लिए मेघालय राज्य में अब सरकारी नौकरी में सभी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज में अपने अपने कैटेगरी में 5-5 साल सरकारी नौकरी की आयु को बढ़ा दिया गया है। देखिए, हम लोग जो करंट अफेयर चूज किए हैं, इसका मेन मकसद है यूपीएससी और राज्य के लोक सेवा आयोगों में जो परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न करंट अफेयर का, उसको कवर करना। और कोशिश ये की गई है कि डिटेल में कवर करना, ताकि आपको जितनी भी परीक्षाएं हैं उसका मेंस में भी आपका काम आ जाए। कोशिश ये किया कि प्री प्लस मेंस दोनों में आपका काम है, तो आगे जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सब में काम होगा। तो मेघालय ने सरकारी नौकरी में 5 साल उम्र को बढ़ा दिया है। ये सामने आपका मेघालय का मैप दिया है, देख लीजिए, ये मेघालय का मैप है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग, देख लीजिए, मेघालय की राजधानी है। और यहीं पर आसपास में शिलोंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मासिन राम और चेरापूंजी है। मासिन राम और चेरापूंजी है जहां दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिन राम और चेरापूंजी मेघालय में है, जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ पर गारो हिल है, यहाँ पर खासी हिल है, यहाँ पर जयंतिया हिल है और यहाँ पर मीकिर हिल है। गारो, खासी, जयंतिया और मीकिर की पहाड़ी मेघालय में है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया नाम से जनजाति भी निवास करती है। मेघालय की जनजाति का नाम है गारो, खासी और जयंती। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की जनजाति है। और मेघालय में पर्वत का नाम भी गारो, खासी, और ये गारो पर्वत है, ये खासी पर्वत है और ये जयंतिया पर्वत है। जो गारो पर्वत है उसी में एक पिक है जिसका नाम है नौकरिक। गारो हिल में ही एक प्लेस है जिसका नाम है, गारो हिल में एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? नौकरिक है। नौकरिक नेशनल पार्क है। नौकरिक नेशनल पार्क है भाई, जो मेघालय में है। और नौकरिक मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। मेघालय राज्य संतरा यानी कि नारंगी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय राज्य नारंगी की खेती के लिए जाना जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो मेघालय के विषय में मैंने बता दिया। सरकार ने क्या फैसला किया है कि 5 साल हर एक कैटेगरी में सरकारी नौकरी में उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। एकदम क्लियर है आप लोगों का? देखते जाइए, बेहतरीन करंट अफेयर में लाया हूं आपके लिए। हर एक एग्जाम में, खासकर यूपीएससी वालों ध्यान से सुनो, यूपीएससी अगर टारगेट कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर के सेशन के साथ लगातार जुड़े रहें, मैक्सिमम लोगों को जोड़ते रहें। ये आपकी जिम्मेवारी है। समाज सेवा जरूरी नहीं कि पैसों से की जाती है। यदि आपके नजर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे इस सेशन से जोड़ दीजिए, उन तक लिंक को भेज दीजिए, सारे ग्रुप्स में, सारे
चैनल्स पे इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जो हो रहा है सबसे बेहतर करंट अफेयर हो रहा है, सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इसमें हम लोग पूरा जीएस, जीके, जीएस दोनों कवर किए, करंट के साथ साथ उससे संबंधित जो जीएस की बातें हैं वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है। बस जुड़े रहो, लगातार शेयर करते रहो और लगातार मेहनत करते रहो। मेहनत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। बस लगातार हम लोग करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह से। बस लगातार आप जुड़ने की कोशिश करते रहें, नोट्स बनाते रहें। और आप लोग टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। आप लोग हमेशा बोलते हैं सर इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दीजिए, बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगा। आप लोग, एक टेलीग्राम चैनल है, 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों में से किसी पर भी आप जुड़ सकते हैं। आप मिशन 50 आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, या रंजीत कुमार सिंह आईएएस नाम से चैनल है। इन दोनों में से किसी भी चैनल पे आप जुड़ जाएं। उससे जुड़ने के बाद आपको उन दोनों चैनल्स पे, जो टेलीग्राम का चैनल है उस चैनल पे आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ। मिशन 50 आईएएस का जो मिशन 50 डालिएगा टेलीग्राम में जाके, मिशन 50 आईएएस पटना, तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप, उससे आप लोग जुड़ जाइए। उसमें हर दिन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो प्रश्न डिस्कस हो गया है, जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया है, आप लोगों को कहना था सर उसका भेज दीजिए, तो डिस्कस क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए भेज दूंगा। और ये जो हर दिन का करंट अफेयर में करा रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन के जस्ट बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर है? तो टेलीग्राम चैनल मिशन 50 से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाए, ताकि इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रिवीजन करते रहें। चलिए अगला प्रश्न है, जागरूक वोटर अभियान हाल ही में ट्विटर द्वारा प्रारंभ किया गया है। ट्विटर ने भारत में क्या किया है? जागरूक वोटर अभियान, एक ट्विटर का देखिए लोगो है, साइन है। ट्विटर ने भारत में जागरूक वोटर अभियान, अभी जानते हैं कि चुनाव हो रहा है पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। तो उन राज्यों में जो चुनाव है उसके लिए ट्विटर ने चलाया है जागरूक वोटर अभियान। कुछ दिन पहले ट्विटर विवाद में भी था। कुछ दिन पहले ट्विटर इसलिए विवाद में था कि कई लोग ट्विटर के माध्यम से भारत में होने वाले किसान आंदोलन के बारे में सरकार को घेर रहे थे। ग्रेटा थुनबर्ग जो बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में बहुत आगे आया था, उसने किसान आंदोलन के बारे में ट्विटर के माध्यम से कुछ बोल दिया था। तो भारत सरकार का कहना था कि भारत सरकार के खिलाफ ट्विटर पर यदि कुछ बोला जाता है तो ट्विटर उसे प्रकाशित न करे, लेकिन ट्विटर इस बात के लिए मान नहीं रहा था। इसलिए आज से करीब 4-5 महीने पहले भारत सरकार और ट्विटर के बीच बड़ा विवाद हुआ था। अब वो विवाद लगभग समाप्त हो गया है। ट्विटर चलाया है जागरूक वोटर अभियान। क्वेश्चन आ सकता है कि जागरूक वोटर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो आप लोग जल्दी से मिशन 50 आईएएस पटना के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इसका पीडीएफ आपको हम वहां जस्ट डिस्कशन के बाद मैं वहां पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। अगला करंट अफेयर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जलवायु चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला प्राजक्ता कोली एक महिला है जो यूट्यूबर है, यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाती है, एक अभिनेत्री है। प्राजक्ता कोली का नाम यूट्यूब से बहुत ज्यादा फैला और एक पहली भारतीय महिला बन गई जो यूएनडीपी की तरफ से क्या बनाई गई है? जलवायु चैंपियन, क्लाइमेट चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ये प्राजक्ता कोली है, जिनका चित्र आप लोग देख रहे हैं सामने। ये एक यूट्यूबर है और इनको अभी यूएनडीपी का जलवायु चैंपियन बनाया गया है। यूएनडीपी के जलवायु चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला है, इनका नाम है प्राजक्ता कोली, याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले करंट पे बढ़ते हैं। दिमितार केओसेवस्की को उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री बनाया गया है। दिमितार केओसेवस्की को क्या बनाया गया? उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री बनाया गया है। उत्तरी मैसेडोनिया यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप का भाग है। उत्तरी मैसेडोनिया यूरोप में बाल्कन पेनिनसुला, यूरोप में एक एरिया है जिसका नाम है बाल्कन पेनिनसुला। वहीं पर मैसेडोनिया, वहीं पर रोमानिया, बुल्गारिया, वहीं पर युगोस्लाविया, वहीं पर हंगरी, वहीं पर ग्रीस, कई सारे कंट्री हैं। ग्रीस, हंगरी, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब बाल्कन प्रायद्वीप के देश हैं। ये सब बाल्कन प्रायद्वीप के देश हैं। अगर मैप में आप देखना चाहते हैं तो ये है इटली। इटली के बगल में है एड्रियाटिक सागर। ये जो सागर है आप देखिए, एड्रियाटिक सागर है। ये एड्रियाटिक सागर से सटा हुआ जितना भी आपको देश मिल रहा है, मैंने एड्रियाटिक सागर, और ये है आपका ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, और ये है एड्रियाटिक सी। ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी के बीच में
यूरोप का जो भी हिस्सा है वो सब क्या कहलाता है? बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है, बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है। इसी में एक देश है मैसिडोनिया। देखिए यहां पर एक कंट्री दिखाई दे रहा होगा आपको, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया यहीं पर एक देश है मैसिडोनिया, जो जहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिमितार कोसेवस्की, मैसिडोनिया के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। ये पूरा इलाका बाल्कन कहलाता है, ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी के बीच का इलाका। ये वाला चित्र देख लीजिए, मैसिडोनिया है। मैसिडोनिया की बाउंड्री किससे लगता है? ग्रीस से। मैसिडोनिया की बाउंड्री किससे लगता है? ग्रीस से। इधर में बल्गारिया से, इधर में बल्गारिया से मिलता है इसकी बाउंड्री। क्लियर है? और ऊपर की बात करें तो इधर सर्बिया, इधर कौन सा देश है भाई? सर्बिया। इधर सर्बिया, इधर बल्गारिया, इधर मैसिडोनिया और नीचे में इसका ग्रीस है। इसकी बाउंड्री आप देख लीजिए। इसको आप लोग अच्छे से जाकर आज मैप में जाकर खुद से कर लीजिएगा। क्लियर है? थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं, थोड़ी और जानकारी आपको इसके विषय में दे दूं। देखिए एक्चुअली यूरोप में जो बाल्कन प्रायद्वीप, हमने क्या बोला कि ये बाल्कन प्रायद्वीप है, एड्रियाटिक सागर से काला सागर के बीच का हिस्सा, इसे टुकड़ों में टूटी हुई पट्टी के नाम से जानते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप को टुकड़ों में टूटी हुई पट्टी के नाम से जानते हैं। बाल्कन पेनिनसुला इज नोन एज ब्रोकन स्ट्रीप ऑफ यूरोप। यूरोप में टुकड़ों में टूटी हुई पट्टी। एक्चुअली यहाँ पर इतने छोटे छोटे देश बन गए हैं, यहाँ इतने सारे बुल्गारिया, रोमानिया, हर्जेगोविना, इतने सारे छोटे छोटे कंट्री बन गए हैं। भाषा को लेकर लोग चेंज हो गए, भाषा को लेकर विवाद हुआ, नया कंट्री बन गया। कल्चर को लेकर विवाद हुआ, नया कंट्री बन गया। रीति रिवाज को लेकर विवाद हुआ, नया कंट्री बन गया। इतने टुकड़े हुए हैं इसके, इतने टुकड़े हुए हैं कि बाल्कन प्रायद्वीप को टुकड़ों में टूटी हुई पट्टी बोलते हैं। यूरोप महादेश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप का मतलब क्या? कि ऐसा जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। इधर एड्रियाटिक सागर, इधर काला सागर। क्लियर है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे बोला जाता है पेनिनसुला। तो ये जो पूरा बाल्कन है ये क्या है भैया? एक पेनिनसुला है। अब पूरा यूरोप महादेश भी एक पेनिनसुला ही है। यूरोप के पश्चिम, यूरोप भी तीन तरफ से पानी से घिरा है। उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर, और दक्षिण की बात करें तो वहां क्या मिलता है? भूमध्य सागर। ऐसा कोई भी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप स्वयं में भी एक प्रायद्वीप है और यूरोप के अंदर भी कई सारे प्रायद्वीप है। देखिए इटली भी क्या है? एक प्रायद्वीप के रूप में, पेनिनसुला के रूप में है। पूरा बाल्कन क्या है? ये भी एक पेनिनसुला के रूप में। यूरोप में कई सारे पेनिनसुला है। अब पूरा यूरोप भी पेनिनसुला के फॉर्म में है, इसलिए उसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जहां कोई डेजर्ट नहीं मिलता। यूरोप महादेश, दुनिया में 7 महादेश है। इस धरती पर कितने कॉन्टिनेंट है? 7। उनमें से एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है यूरोप जहां कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता। इसको याद रखिएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, एंड जहां कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता वो कौन सा महादेश है? यूरोप। बाल्कन प्रायद्वीप को टुकड़ों में टूटी हुई पट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से हाल ही में हैदराबाद में समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से, यूनिटी नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो उनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पे, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर 282 फीट ऊंचा गुजरात में केवड़िया जिले में, गुजरात के केवड़िया जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू है उसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसको बोला जा रहा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। एक किनका मूर्ति है भाई? ये मूर्ति है रामानुजाचार्य की, एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े दार्शनिक रामानुजाचार्य, इनकी मूर्ति लगाई गई है। कहां लगाई गई भाई? हैदराबाद में। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से रामानुजाचार्य की स्टैच्यू बनाई गई है। कहां बनाई गई है? हैदराबाद में। उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 216 फीट। आप उनकी मूर्ति देख सकते हैं, यही मूर्ति लगाया गया है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से रामानुजाचार्य की स्टैच्यू लगाई गई है। हाइट 216 मीटर, हैदराबाद में लगाया गया है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रस्तावक थे। इनके दर्शन का नाम था, रामानुजाचार्य के फिलॉसफी का नाम था विशिष्टाद्वैत, है ना। अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद के कौन थे भाई? तो शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैत के कौन थे? तो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके इस प्रतिमा का अनावरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, चित्र से आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। खूब मेहनत कीजिए, लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम लोगों तो सेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का करंट अफेयर द बेस्ट करंट अफेयर होने वाला है। लगातार सेशन से जुड़ जाइए और टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मिशन 50 IAS नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां इसका पीडीएफ, आप लोग बोलते हैं सर इसका पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ आपको मिशन 50 IAS चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिशन 50 IAS जो टेलीग्राम चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव है जेरी गांव। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है जेरी गांव। जेरी गांव, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग जुड़ जाइए। आज का करंट द बेस्ट करंट होने वाला है, द बेस्ट, इसलिए लगातार सेशन के साथ जुड़ जाएं और लोगों को जोड़ लें, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें सेशन। इससे बेहतर कहीं कुछ नहीं होने वाला है, सबसे बेहतर करा रहा हूं, जो कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, जेपीएससी, हर एक एग्जाम को कवर करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जेरी गांव जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बन गया है। जम्मू कश्मीर का जो जेरी विलेज है, अनाउंस एज ए मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर, फर्स्ट मिल्क विलेज जम्मू कश्मीर का जेरी गांव याद रखना है, ये दुग्ध गांव बन गया है। अगले करंट को बढ़ते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, एक किताब का नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा है किसने? तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। इस किताब को लिखा है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर, ये दो लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखी है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनजातीय विद्रोह के प्रस्तावक माने जाते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच, 1895 डेट याद कर लीजिए, 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं, या इसी विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। वही बिरसा मुंडा पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है, यही बिरसा मुंडा है। ये बिरसा मुंडा का चित्र है, बिरसा मुंडा का चित्र है जो रांची में लगा हुआ स्टैचू है, और इन्होंने 1895 से 1900 के बीच मुंडा आंदोलन चलाया था, बिरसा मुंडा आंदोलन, और इसी आंदोलन को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसी विद्रोह के बाद 1909 में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मुंडा विद्रोह के कारण ही 1909 में सरकार की तरफ से मुंडा राज्य की स्थापना, अलग से मुंडा राज्य की स्थापना और अलग से कानून बनाया गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1909, याद करके रखिएगा। किताब क्या है भैया? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा। आगे अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से शिफ्ट कर दिया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इसे शिफ्ट करके, अमर जवान ज्योति जो है उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शामिल कर लिया गया है। आप जानते हैं कि अमर जवान ज्योति 1971 में शहीद हुए सैनिक, भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में 1972 में 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट के अंदर अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया गया था, और लगातार वो ज्योति जल रहा था 1972 से। वहां से उस ज्योति को बुझाया नहीं गया है, वहां से उस ज्योति को उठाया गया और उसी के बगल में अभी हाल ही में बनाया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, मोदी जी के काल में बना है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वहां इसे शिफ्ट कर दिया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। क्वेश्चन आ जाएगा कि अमर जवान ज्योति को कहां शिफ्ट किया गया है, तो क्या आंसर होगा? अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है, नोट कर लीजिए, शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इस ज्योति को 26 जनवरी 1972 को शुरुआत किया गया था। इस ज्योति की शुरुआत 26 जनवरी 1972 को किया गया था। देखिए अमर जवान ज्योति का चित्र मैंने दे दिया आपके लिए, यही था अमर जवान ज्योति, जो दिन रात 24 घंटे 1972 से जल रहा है। 1971 के सैनिकों की याद में इसे जलाया गया था। अब इस ज्योति को कहां लेके चले गए हैं? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लेके चले गए हैं, यहां पर अभी नहीं जलेगा। क्लियर है? अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी ने, सिंगापुर में एक सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी है, उसने महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया है। सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी है, उसने
महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया है। कौन किया है? सिंगापुर के सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी, इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया है। देखो ये सिंगापुर है, ये सिंगापुर का मैप हमने निकाल दिया है, ये सिंगापुर है। सिंगापुर के इस तरफ देखोगे तो ये मलेशिया है, यहां पर देख रहे हैं ना आप, ये मलेशिया है। सिंगापुर के इस तरफ कौन सा देश है भाई? ये पूरा का पूरा कंट्री जो है मलेशिया है। क्लियर है? और यहीं पर आप देख रहे हैं जो रास्ता है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं किनारे किनारे में, ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो समुद्र का रास्ता देख रहे हैं, यही मलक्का स्ट्रेट है। क्या है भाई? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि सिंगापुर मलेशिया के बीच में मलक्का स्ट्रेट है, यहां पर दिखाई दे रहा है ना आपको, यही मलक्का स्ट्रेट है। क्लियर है? तो सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। इसके बाद आपको इधर मिलेगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मिलेगा इस साइड, इंडोनेशिया। यहां पर इंडोनेशिया और सिंगापुर को अलग कौन करता है? तो सिंगापुर स्ट्रेट, देखो यहां पर लिखा है सिंगापुर स्ट्रेट, ये सिंगापुर इंडोनेशिया को अलग करता है। साथ साथ हमारी मैपिंग भी ठीक हो रहा है। सिंगापुर इंडोनेशिया को अलग कौन करता है? सिंगापुर स्ट्रेट अलग करता है। इधर मलक्का स्ट्रेट है, ये सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर सिटी दुनिया का 100% नगरीकरण वाला देश है। सिंगापुर देश विश्व में 100% नगरीकरण, 100% अर्बनाइजेशन, 100% अर्बनाइजेशन वाला देश कौन है? सिंगापुर है। नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया का जो दिख रहा है आपको, ये जावा द्वीप है, जावा, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद बाली, उसके बाद बोर्नियो ऊपर में हो जाएगा, जहां उसकी राजधानी बनाया जा रहा है नुसंतारा। ये सिंगापुर है पूरा, देख लीजिए। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा, उसमें आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 IAS का, उसको आप मिशन 50 IAS टेलीग्राम पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा, आ जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। हर दिन का पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहां से आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा ताकि नोट्स के रूप में आपका काम आए। अगला है करंट अफेयर, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। इसने विश्व के 13 नेताओं की सूची जारी की है। विश्व के 13 नेताओं की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने दुनिया के 13 पॉपुलर लीडर, दुनिया के 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की है भाई। उसमें सबसे ऊपर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला स्थान इसने दिया है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नरेंद्र भाई मोदी। इनको लोकप्रिय नेताओं की सूची में इस संस्था ने इनको पहला स्थान दिया है। संस्था का नाम है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। 13 नेताओं में टॉप पर ही हैं। अगले करंट की बढ़ते, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शॉर्ट में सेबी कहते हैं। सेबी ने हाल ही में निवेशकों को गाइड करने के लिए, आप जानते हैं कि शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? सेबी है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था, लेकिन सेबी को स्वायत्त संस्था की दर्जा, सेबी को एक स्वायत्त संस्था की दर्जा दिया गया 1992 में। सेबी की स्थापना 1988 में, इसे स्वायत्त संस्था की दर्जा कब दिया गया? ऑटोनोमस बॉडी की दर्जा कब दिया गया? 1992 में। सेबी शेयर मार्केट को और वायदा बाजार आयोग को, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट, वायदा बाजार को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर, या हिंदी में बोलते हैं निवेशक। वो कहां इन्वेस्ट करें, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको फायदा हो, उसके लिए सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है सारथी मोबाइल ऐप। क्वेश्चन आ सकता है कि सारथी मोबाइल ऐप हाल ही में किसने डेवलप किया? तो सेबी ने डेवलप किया है। किसके लिए? तो निवेशक को हेल्प करने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं किस शेयर में कहां कितना इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसको गाइड करने के लिए सारथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। देखिए सेबी का चित्र है। सेबी की स्थापना मैंने बता दिया 1992 में, और इसका जो मिला 1988 में, सेबी की स्थापना 1988 में, और इसको स्वायत्त संस्था की दर्जा कब मिला? 1992 में। इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मिशन 50 IAS टेलीग्राम चैनल को आप लोग जुड़ जाइए और वहां पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और वहां पर जितनी भी जानकारी होती है हमारे चैनल से जुड़ा हुआ सब हम लोग वहीं पर देते हैं। तो उससे जुड़ने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए भाई, और लगातार सबको जोड़ भी लीजिए। जितने भी आपके मित्र हैं, जो दोस्त हैं, सबको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दें और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश वालों, 12 जून टारगेट, 12 जून मिशन एसडीएम, मिशन डीएसपी इस बार छोड़ना नहीं है। और बिहार पीसीएस बिहार लोक सेवा आयोग वालों, मिशन बीपीएससी अप्रैल में 17 अप्रैल को शायद हो सकता है बीपीएससी का पेपर लिया जाए। तो अप्रैल, मिशन अप्रैल प्री क्वालिफाई करना है हर हाल में, और उसके बाद हम लोग मेंस की भी सीरीज चलाएंगे। किसी भी कीमत पर आपको एसडीएम बनाना है, लग जाना है, दुनिया की बातों को इग्नोर करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। एक मंत्र लेकर चलिए, कैसे नहीं मिलेगा। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए। इसका सारा लिंक आपको, ये जो पूरा मैटर है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में रोजगार मिशन नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके तहत 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, रोजगार मिशन नाम की योजना चलाया है और कहा है कि इस मिशन के तहत 15 लाख युवाओं को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, किस सरकार ने रोजगार मिशन नाम का योजना प्रारंभ किया है, प्लान प्रारंभ किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार। 15 लाख रोजगार उत्पन्न करना है। देखिए छत्तीसगढ़ का मैप है, मैंने इंडिया में भी दिखा दिया है। इंडिया में देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का डिटेल मैप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है, देखो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का पठार। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का पठार। ये पूरा छत्तीसगढ़ का पठार है। छत्तीसगढ़ में जो ये पश्चिम वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये बस्तर का पठार। ये क्या है भैया, ये है, एक सेकेंड, ये है बस्तर का पठार। ये है बस्तर का पठार और जो बाकी बच गया यह है दंडकारण्य का पठार। इन छत्तीसगढ़ में 3 पठार, ऊपर वाले को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का पठार, पूरब वाले को बोलते हैं बस्तर का पठार और पश्चिम वाले को बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। बस्तर के पठार पर भारी मात्रा में टीन मिलता है। ये जो बस्तर का इलाका है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर एक जिला भी है बस्तर। देख लो यहाँ पर बस्तर नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। बस्तर नाम का जिला भी है, पूरा पठार का नाम बस्तर का पठार है। भारी मात्रा में यहाँ पर क्या मिलता है, टीन मिलता है। भारी मात्रा में टीन। पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा टीन कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे अधिक टीन छत्तीसगढ़ में, और टीन इंडिया में केवल छत्तीसगढ़ में ही मिलता है, और कहीं टीन नहीं मिलता। इंडिया में टीन केवल और केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, और कहीं टीन नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ का टीन के मामले में एक अधिकार है। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ मिलता है? बस्तर के पठार पर सबसे ज्यादा टीन मिलता है। वैसे बता दूं, यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है बैलाडीला। यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है बैलाडीला, बैलाडीला। और यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है धल्ली रजहर्रा, धल्ली रजहर्रा। और यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है भिलाई, जिसका नाम क्या है भैया? भिलाई। इस कॉर्नर में क्या है? इधर भिलाई है, इधर एक जगह है भिलाई। देखो भाई, जो बैलाडीला है, ये बैलाडीला नोट कर लेना, ये बैलाडीला, बैलाडीला और ये जो धल्ली रजहर्रा है, धल्ली रजहर्रा और बैलाडीला, ये दोनों हेमेटाइट आयरन, यहाँ से हेमेटाइट लौह एस्क मिलता है, यहाँ से हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और छत्तीसगढ़ के धल्ली रजहर्रा, यहाँ से क्या मिलता है? बड़े पैमाने पर लोहा मिलता है, आयरन ओर मिलता है। और जो भिलाई है, भिलाई में क्या है भाई? भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग है, भिलाई में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, भिलाई में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जो रूस के मदद से लगाया गया था, जो रूस के मदद से द्वितीय सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई में लगाया गया था लोहा इस्पात उद्योग। ये भी कहाँ है? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। यहीं पर एक कोरबा, इसी साइड में कोरबा है, देखो यहाँ पर कोरबा, देखो यहाँ कोरबा है, इसी साइड में एक कोरबा, जहाँ भारी मात्रा में कोयला मिलता है। कोरबा में भारी मात्रा में कोयला मिलता है, कोरबा में भारी मात्रा में एल्युमिनियम भी मिलता है। तो कोरबा एल्युमिनियम और कोयला दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ, कोयला नजदीक में ही है, भिलाई के पास में ही कोरबा है और बगल में ही मिल रहा है लोहा, तो लोहा और कोयला मिलिए जा रहा है, तो क्या होगा? भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग लगाया जाएगा।
तो ये सारी बात आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टीन केवल और केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, टीन केवल और केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, ध्यान रखिएगा। टीन केवल और केवल कहां मिलता है? छत्तीसगढ़ में मिलता है। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान अभी कौन बनी है? रानी रामपाल बनी है। रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की रहने वाली है। रानी रामपाल ओलंपिक गेम में ध्वजवाहक भी थी। जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 का, उसमें ध्वजवाहक के रूप में भी थी, भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुई थी रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थी। इस बार भारत की जो हॉकी टीम है, कोई मेडल तो नहीं जीत पाई महिला हॉकी टीम, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया कारनामा, वो शायद मील का पत्थर साबित हो गया। तो भारतीय हॉकी टीम, इस बार महिला हॉकी टीम ने कई वर्षों बाद इतिहास रचा है। उसी टीम के सदस्य थी रानी रामपाल, जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक भी थी ओलंपिक गेम में। इन्हें हाल ही में हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। यही है रानी रामपाल, इनका चित्र देख लीजिए आप लोग। रानी रामपाल को इस बार भारतीय हॉकी टीम का, महिला हॉकी टीम का क्या चुना गया? कैप्टन चुना गया है। और ये ओलंपिक गेम की ध्वजवाहक थी, और ये इतिहास रचने वाली, ओलंपिक के इतिहास रचने वाली टीम के सदस्य भी थी। कौन? रानी रामपाल, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आती है। अगला प्रश्न है भैया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कईवीं जयंती मनाया जा रहा है भाई? तो 125वीं जयंती मनाया जा रहा है। 125वीं जयंती पर इंडिया गेट के पास ग्रेनाइट पत्थर की उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। सरकार ने फैसला किया है कि अब 23 जनवरी को हर एक साल हम लोग पराक्रम दिवस मनाएंगे। हर एक साल हम लोग क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस मनाएंगे। और 23 जनवरी को ही अब शुरू हो जाया करेगा गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब 23 जनवरी को ही होगा, 23 जनवरी को ही हो जाएगा, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? इस बार इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इंडिया गेट के बगल में इनकी स्टैचू यानी इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। यही सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। और ये सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय थे। आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय। इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, और 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी बोल रहा हूं, त्रिपुरी एक जगह है जो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, तो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी सेशन में 1939 में भी कांग्रेस अध्यक्ष बने, और 1938 में गुजरात के हरिपुरा में भी कांग्रेस अध्यक्ष बने। यानी 1938 और 39 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हो गया, जिसे हम लोग त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, और 1939 में 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1943 में किया। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया, जिसका कमान 1944 में 1944 में जिसका कमान सुभाष चंद्र बोस को मिल गया। 1943 में इसकी स्थापना हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943, 1943। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के कमान में कब आया वो? 1944 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इनकी किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल। चलिए अगले करंट अफेयर को बढ़ते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री कौन है भाई? भूपेंद्र यादव। ये भी करंट हो गया। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है भाई? भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने कहा है कि बाघों की संख्या दुगनी करने का जो लक्ष्य भारत ने कब तक रखा था? 2022 तक। बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य इंडिया कब तक रखा था? 2022 तक रखा था।
इसको भारत 2022 में नहीं बल्कि 2018 में ही पूरा कर लिया है। बाघों की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य था 2022 तक, लेकिन इंडिया ने इस लक्ष्य को 2018 में हासिल कर लिया। इसीलिए इस लक्ष्य को जो इंडिया ने प्राप्त किया है, इस लक्ष्य के प्राप्ति के से इतना भारत खुश हुआ, इतना ज्यादा इंडिया खुश हुआ है कि 2018 में जो अचीवमेंट मिला उससे इतना खुश हुआ कि बाघ मॉडल के तर्ज पर शेर मॉडल, तेंदुआ मॉडल, डॉल्फिन मॉडल भी चलाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जिस तरीके से मैंने बाघों को दुगना किया, वैसे शेर, तेंदुआ और डॉल्फिन के मॉडल को भी हम चलाकर इनकी संख्या को दुगना करेंगे। यहाँ एक फिगर दिया है प्रोजेक्ट टाइगर का। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को बचाने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछा जाए कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। बाघों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व है भारत में। पूछा जाए वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 51 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन 5 नए टाइगर रिजर्व को मान्यता दे दिया जा चुका है। 5 नए टाइगर रिजर्व को मान्यता अभी मिला है, लेकिन अब उसको भी टाइगर रिजर्व बनना बाकी है। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि 1972 तक भारत के राष्ट्रीय पशु, 1972 तक भारत के जो नेशनल एनिमल है वो हुआ करता था लायन, शेर हुआ करता था। लेकिन 1973 के बाद 1973 से भारत का राष्ट्रीय पशु किसको बना दिया गया? रॉयल बंगाल टाइगर को। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर 1972 से बन गया। 1972 से भारत का नेशनल एनिमल कौन बन गया? रॉयल बंगाल टाइगर। इससे पहले कौन था? 1972 से पहले लायन को भारत का राष्ट्रीय पशु बोलते थे। किसको बना दिया गया? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बाघों को बचाना, बाघों का संरक्षण करना। यह बात कहां पर बोला है भूपेंद्र यादव ने? भाई हम चलाएंगे तेंदुआ मॉडल, शेर मॉडल, डॉल्फिन मॉडल। इस बात को भूपेंद्र यादव ने कहा किया है? मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम के 4थे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव भाग लिए थे। मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम के इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव भाग लिए थे। इसी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाई हम अपने यहाँ शेर मॉडल, तेंदुआ मॉडल और तेंदुआ मॉडल और डॉल्फिन मॉडल भी इसी तरह से लाएंगे और इनकी संख्या भी दुगना करेंगे। चलिए अगले क्रम पर बढ़ते हैं। भारत ने मॉरिशस में आधुनिक लोक प्रशासन कॉलेज भवन का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअली बातचीत हुआ है। वर्चुअल मतलब टेलीफोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से बातचीत की गई है भारत के प्रधानमंत्री की मॉरिशस के समकक्ष से। और इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या किया गया? आधुनिक लोक प्रशासन कॉलेज भवन का उद्घाटन किया है मोदी ने। और क्या किया है? वहां 8 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। मोदी जी ने मॉरिशस में लोक प्रशासन कॉलेज भवन का उद्घाटन किया है और 8 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। भारत में मॉरिशस के साथ कुल 2 समझौते हुए। मोदी जी के बातचीत में मॉरिशस के साथ 2 समझौते हुए, जिसके तहत भारत सरकार मॉरिशस सरकार को मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना तथा अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 19 करोड़ डॉलर की राशि देगा। भारत मॉरिशस को कितनी राशि देगा? वहां के मेट्रो के विकास के लिए, वहां के बुनियादी संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भारत कितना दे रहा है? 19 करोड़ डॉलर दे रहा है। किसको? किसे दे रहा है? मॉरिशस को। ये मॉरिशस का मैप है, देख लीजिए। अभी हाल ही में मॉरिशस के मेट्रो का नाम बदल के कर दिया गया है। मॉरिशस के मेट्रो का नाम बदलकर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया है। ये मॉरिशस का मैप है। हिंद महासागर, मॉरिशस पड़ता है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। नोट कर लीजिएगा, पोर्ट लुइस है राजधानी। मैप में देख लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग मिशन 50 IAS पटना के टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको हर दिन का जो पीडीएफ होगा यहीं पर मिल जाया करेगा। और जितनी भी जानकारी होता है हम लोग कहाँ देते हैं? अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी ना भूलें। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जयपुर में एक संस्थान है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जयपुर राजस्थान में
आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। आजादी के अमृत महोत्सव स्वर्ण भारत की ओर कार्यक्रम का नाम है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वर्ण भारत की ओर कार्यक्रम का नाम है स्वर्ण भारत की ओर। इसकी शुरुआत मोदी जी ने किया है। एक्चुअली ये इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया कि जब जयपुर में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय संस्थान में स्वर्ण भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, उसी समय राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने क्या कह दिया भैया, उन्होंने क्या कह दिया कि देश है मोदी जी के काल में देश अशांति से गुजर रहा है। मोदी जी के सामने बात बोल दिया। इसलिए जो अशोक गहलोत साहब ने मोदी जी के सामने बात बोल दिया कि देश में अशांति का माहौल है और सुरक्षा का माहौल है, इसलिए पूरा पॉलिटिकल गॉसिप का हिस्सा बना हुआ था। ये राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही थी, कैसे बोल दिया अशोक गहलोत ने ऐसी बातें। अभी वर्तमान में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी जो आप देख रहे हैं, ब्रह्म कुमारी संस्थान का हेडक्वार्टर है माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी का हेडक्वार्टर है, नोट कर लीजिए इसको। अगले करंट पर बढ़ते, ये ब्रह्म कुमारी का देखिए पिक है, ब्रह्म कुमारी संस्थान का पिक है, ये देख लीजिए। आगे आते हैं, अगला करंट अफेयर, ई गवर्नेंस के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आईआईटी रुड़की को नागरिक सेवा पर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। ई गवर्नेंस पर बेहतर कार्य के लिए आईआईटी रुड़की, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है रुड़की, उत्तराखंड में एक प्लेस है रुड़की, रुड़की एक जगह है उत्तराखंड में, रुड़की में आईआईटी है। उसे ई गवर्नेंस पर काम करने के लिए, ई गवर्नेंस पर जो सम्मेलन हुआ था 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस पर कार्य करने के लिए आईआईटी रुड़की को राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। आईआईटी रुड़की के बारे में बता दूं, आईआईटी रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। भारत में स्थापित होने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? आईआईटी रुड़की था। नागरिक सेवा पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इसे स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। ये देखो आईआईटी रुड़की का चित्र है, यही आईआईटी रुड़की है। ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट पर हम बढ़ते हैं। अगला करंट है भाई, देखिए बहुत बेहतरीन करंट है। बेल्जियम के रहने वाली जरा रदरफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट करंट, अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। बेल्जियम की एक लड़की है जिनका नाम है जरा रदरफोर्ड। एक्चुअली ये रहने वाली बेल्जियम की है, लेकिन ब्रिटेन में नौकरी करती है, ब्रिटिश पायलट है। बेल्जियम की रहने वाली है जरा रदरफोर्ड, लेकिन ब्रिटेन में पायलट की नौकरी करती है। तो बेल्जियम की रहने वाली ब्रिटिश पायलट जरा रदरफोर्ड दुनिया की सबसे कम उम्र की, इनकी उम्र अभी वर्तमान में 19 वर्ष है, सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जो हवाई जहाज से पूरे दुनिया की यात्रा की है। यह बेल्जियम की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन में पायलट है। वर्तमान में ब्रिटेन में पायलट है जरा रदरफोर्ड, और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है जरा रदरफोर्ड, जो पूरे विश्व का हवाई जहाज से चक्कर लगाई है। यही चित्र है जरा रदरफोर्ड, ये जरा रदरफोर्ड का चित्र है। इन्होंने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। इनका मात्र उम्र 19 साल है और पूरे विश्व का इन्होंने चक्कर लगा दिया है जहाज से। क्लियर है? अब सुनिए आगे, जरा रदरफोर्ड रहने वाली कहाँ की है? जरा रदरफोर्ड रहने वाली है बेल्जियम की। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये कुल अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने कुल 41 कंट्री का यात्रा किया, कुल 41 देश का यात्रा किया। क्लियर है? चलिए, तो इसको जरा रदरफोर्ड का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला करंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है को इरडा में, इरडा का मतलब होता है IRADA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इरडा की स्थापना 1999 में की गई थी। जैसे शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाया गया था, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर LIC, GIC, NICL, जितने भी इंश्योरेंस बीमा कंपनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया था? इरडा। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें भारत सरकार 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपीज को इन्वेस्ट करने का लक्ष्य बनाया है। यही इरडा का चित्र देख लीजिए। इरडा की स्थापना कब हुआ? 1999 में इरडा की स्थापना हुआ, और इरडा को स्वायत्त संस्था, इरडा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कब मान्यता मिला? 2000 में, अप्रैल 2000 में। पूछा जाए इरडा की स्थापना कब हुआ? तो 1999 में। इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला? तो 2000 में। जैसे बताया था कि सेबी की स्थापना हुआ 1988 में,
पर उसे स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला 1992 में। उसी प्रकार से एडा की स्थापना 1999 में हुआ और इसको स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा कब मिला? कब मिला? अप्रैल 2000 में। नोट कर लीजिएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी, सरकार कितना इन्वेस्ट करने वाली है इसमें? 1500 करोड़। अगले करंट पर बढ़ते हैं। आईआरडीए की स्थापना, अच्छा दिया हुआ है, इसी का डिटेल है कि जो एडा है उसकी स्थापना 1999 में की गई थी, लेकिन 19 अप्रैल 2000 को इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया, ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया गया। एडा की स्थापना 1999 में हुआ और 19 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 19 अप्रैल 2000 को इसे स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक की घोषणा की है। ओपन डाटा वीक की घोषणा की है जिसके तहत 100 स्मार्ट सिटी की प्रगति को दिखाया गया है। ओपन डाटा वीक, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आप जानते हैं कि भारत में मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। 100 स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ, कैसे डेवलपमेंट चल रहा है, उसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या जारी किया है? ओपन डाटा वीक, ताकि पूरे भारत के लोगों को यह जानकारी दिया जा सके कि 100 स्मार्ट सिटी में अभी तक क्या क्या काम हुए हैं। उसके लिए क्या चलाया गया? ओपन डाटा वीक। किसने चलाया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको चलाया है। 100 स्मार्ट सिटी के विकास कार्य में क्या क्या हुआ, उसके लिए ओपन डाटा वीक। अगले करंट अफेयर है, अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? दुबई में। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव, क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया भाई? दुबई में किया गया। इस लोक कला महोत्सव में एक महिला है जिसका नाम है सुमित भाले। सुमित भाले ये लावनी नृत्य करती हैं। देखिए इनका चित्र सामने दिखाई दे रहा होगा, यही सुमित भाले हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सुमित भाले हैं। इनका संबंध है लावनी नृत्य से। किससे इनका संबंध है भाई? इनका संबंध है लावनी नृत्य, लावनी कलाकार हैं। ये कौन से कलाकार है भाई? लावनी। लावनी आप जानते होंगे, लावनी एक नृत्य है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी, तमाशा, ये सब कहां के नृत्य है भाई? ये सभी महाराष्ट्र के नृत्य हैं। तो ये जो सुमित भाले हैं ये लावनी नृत्य से संबंधित हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में, अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में सुमित भाले को स्वर्ण पदक दिया गया है। क्या दिया गया है? स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। लावनी कलाकार हैं और लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगले करंट पर बढ़ते हैं। आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ महिला टीम में भारत के मिताली राज और झूलन गोस्वामी को जगह दी गई है। आईसीसी ने अभी सर्वश्रेष्ठ बेस्ट वनडे टीम बनाया है, सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम बनाया है। उस टीम में दुनिया के कई क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। उसमें भारत के मिताली राज और झूलन गोस्वामी को भी शामिल किया गया है। झूलन गोस्वामी को सन 2007 में झूलन गोस्वामी को क्या मिल चुका है? झूलन गोस्वामी को 2007 में आईसीसी की तरफ से विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया जा चुका है। झूलन गोस्वामी 2007 में आईसीसी की बेस्ट वुमेन प्लेयर घोषित हो चुकी हैं बहुत पहले। अभी इसी साल 2022 में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ महिला टीम में जगह मिला है। ये दोनों का चित्र देख लीजिए आप, यही है मिताली राज और ये है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी, इन दोनों को जगह मिला है कहां? आईसीसी के बेस्ट वनडे टीम में इन दोनों को जगह मिला है। इनका चित्र आप देख लीजिए ताकि अधिकतम समय तक आपको ये डाटा याद रहे। झूलन गोस्वामी को 2007 में बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला था। इसी में एक करंट और है, देख लीजिए आप। वही T20 में स्मृति मंधाना को जगह दी गई है। T20 का जो वनडे का जो टीम बना है आईसीसी की तरफ से, उसमें किसको जगह मिला है? मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। और जो T20 का टीम बना है, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम बना है T20 का, उसमें स्मृति मंधाना को जगह मिला है। स्मृति मंधाना याद रखिएगा। स्मृति मंधाना को हाल ही में मतलब कल परसों का न्यूज है, स्मृति मंधाना को आईसीसी के बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अभी मैंने बताया ना कि झूलन गोस्वामी को 2007 में मिला था, लेकिन स्मृति मंधाना को 2022 का 2021 का क्या मिला है? बेस्ट, इसको नोट कर लीजिए, बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार का 2022 में जो मिला 2021 के लिए किसको मिला है? स्मृति मंधाना। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बताई गई है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को
2018 में भी, 2018 में भी क्या बनाया गया था, विश्व की बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की घोषणा इनका 2018 में भी मिला है अवार्ड, और 2021 में भी इनको अवार्ड मिला है। इन 2 बार स्मृति मंधाना बेस्ट वुमेन प्लेयर का अवार्ड जीत चुके हैं। इनको T20 के बेस्ट टीम में भी इनको शामिल किया गया है। भारत में 2007 में झूलन गोस्वामी को भी बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, और स्मृति मंधाना को 2 बार मिल चुका है, 2018 2021 में। और अभी T20 के टीम में हिस्सा बनी है स्मृति मंधाना, और वनडे टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी मेंबर बनी है। इतनी बात यही स्मृति मंधाना है, यही स्मृति मंधाना का पिक है, देख लीजिए। स्मृति मंधाना है जिनको T20 टीम का मेंबर भी बनाया गया, साथ में ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी भी इस बार चुनी गई है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। क्लियर है? अगले करंट में हम लोग आते हैं आईसीसी के बेस्ट। अभी आईसीसी ने पुरुषों का विश्व टेस्ट एकादश टीम में भारत के रोहित शर्मा और अश्विन और ऋषभ पंत, अभी आईसीसी ने विश्व टेस्ट एकादश टीम बनाया है। उस टेस्ट एकादश टीम में भारत के 3 क्रिकेटर को स्थान मिला है, रोहित शर्मा, अश्विन और ऋषभ पंत। ये देखिए तीनों का पिक है, ये हमारे रोहित शर्मा है, ये अश्विन है और ये ऋषभ पंत है। ये तीनों को इस बार मिला है आईसीसी के टेस्ट एकादश में जगह मिला है। तीनों नाम एकदम नोट कर लीजिए, तीनों का चेहरा भी पहचान लीजिए आप। तीनों को मिला है क्या? विश्व टेस्ट एकादश में जगह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट पर बढ़ते हैं हम लोग। डेनमार्क और भारत के बीच संयुक्त रूप से हरित ईंधन यानी ग्रीन फ्यूल पर काम करेंगे। भारत डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों मिलकर शोध करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर शोध करेंगे। क्लियर? यही डेनमार्क का चित्र देख लीजिए, यही डेनमार्क का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ डेनमार्क है। डेनमार्क के साउथ में कौन सा देश है? जर्मनी। डेनमार्क के नॉर्थ में कौन सा देश है? स्वीडन। और डेनमार्क के नॉर्थ में एक और देश है, नॉर्वे। डेनमार्क के अगर वेस्ट में आएंगे तो यूनाइटेड किंगडम है। डेनमार्क के ईस्ट में आएंगे तो इस साइड में पोलैंड है, यहाँ लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया 3 देश है। भाई डेनमार्क के अगल बगल का देश देख लीजिए आप, यूनाइटेड किंगडम है। ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है, ये इंग्लैंड है। ये वाला पार्ट यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये स्कॉटलैंड है। मैंने ब्रिटेन का 3 हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा को बोलते हैं, अगर ब्रिटेन की बात करें इसका 3 हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का 3 हिस्सा है। अगर इसकी बात करें तो सबसे निचला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंग्लैंड, इसको बोलते हैं इंग्लैंड। इसके बाद बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेल्स, और जो सबसे उत्तर वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं स्कॉटलैंड। ये वाला आयरलैंड है, ये क्या है भैया? आयरलैंड। ये आयरलैंड, ये नॉर्थ आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है। तो भैया ये जो हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन आता है? सब आता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर पूरा आता है, इंग्लैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, बीच वाला का वेल्स लिख दीजिएगा, और ये भी आता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ऊपर वाले को बोलते हैं स्कॉटलैंड, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड, इसको बोलते हैं साउथ आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड एक अलग देश है। क्लियर है? ये सब को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ये सबको मिलाकर बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है यूनाइटेड किंगडम प्लस आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है? तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन सब को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। लेकिन अगर पूछा ग्रेट ब्रिटेन में कौन आता है तो सब आ जाता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड, पूरा आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में। यह है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और यहाँ पर पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी वर्सा, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और ये जो 3 देश आप देख रहे हैं, ये जो 3 कंट्री आप देख रहे हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, यहाँ पर एक सागर है बाल्टिक सी, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। यहाँ पर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से लगा हुआ ये 3 देश है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। ये लातविया है बीच वाला, लिथुआनिया, लातविया,
लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। साउथ से नॉर्थ जाइएगा तो सबसे साउथ में मिलेगा लिथुआनिया, फिर मिलेगा लातविया, फिर मिलेगा एस्टोनिया। ये तीनों के तीनों को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक सी के बगल में है, इसलिए लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। क्वेश्चन आता है बाल्टिक कंट्री के नाम से कौन जाना जाता है? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये तीनों को बोलते हैं हम लोग बाल्टिक कंट्री। ये पूरा बाल्टिक सी है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा बाल्टिक सी है जिसके बगल में तीनों देश है। तो डेनमार्क जो है उसके साथ भारत का ग्रीन फ्यूल पर एक समझौता हुआ है, ग्रीन फ्यूल के लिए समझौता हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जितनी भी बातें बता रहा हूं, जर्मनी के नीचे फ्रांस है, इसकी राजधानी पेरिस है, उसी के जस्ट कॉर्नर पे आइएगा, यहाँ स्पेन है, इसी के बाउंड्री पे पुर्तगाल है, यहाँ पर पुर्तगाल है। और स्पेन के जो कॉर्नर है, स्पेन का जो देख रहे हैं ना फ्रांस से लगने वाला, स्पेन का जो कॉर्नर है 3 साल पहले, आज से 2-3 साल पहले ये कॉर्नर काफी चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? इसका नाम था कैटालोनिया। स्पेन का जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, स्पेन का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसका नाम है कैटालोनिया। स्पेन से अलग होने के लिए, एक नया देश बनाने के लिए कैटालोनिया काफी कोशिश कर रहा था कि हम स्पेन से अलग होकर नया कंट्री बना ले। इसके लिए वहां पर वोटिंग हुआ था, वोटिंग कराई गई थी, लेकिन जो कैटालोनिया में वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में इस क्षेत्र का जो लोग वोटिंग करवा रहे थे वो हार गए, जिसके कारण कैटालोनिया नया देश नहीं बन पाया। कैटालोनिया को न्यू कंट्री बनाने के लिए स्पेन का उत्तरी पूर्वी हिस्सा को कैटालोनिया कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। यहीं पर आपका इटली है, थोड़ी देर पहले बताया था एड्रियाटिक सागर है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैक सी है। एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी के बीच में बताया था कि इसी को बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। यही क्या है भैया? बाल्कन, बाल्कन पेनिनसुला, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, मैसेडोनिया सारे देश यहीं पर है। तो भैया इसी को बोलते हैं बाल्कन, जिसको बोलते हैं टुकड़ों में टूटी हुई पट्टी। तो ये पूरा मैप हमने बता दिया, क्या मैप है इसका। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दें कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये पूरा मैप हमको समझ में आ गया। तो आप लोग को ये पूरा नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं करंट, उसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। देर मत कीजिए, जल्दी से मिशन 50 IAS टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि सारा पीडीएफ मैं आपको चैनल पर उपलब्ध करा सकूं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगा। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार जरूर बता दें कमेंट में, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बता दें आप लोग। मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों को सेशन शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोग इस सेशन से जुड़ सकें। सेशन को अधिकतम शेयर कर दें। लखनऊ वालों, दिल्ली वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, भाई सभी लोग जितने भी पीसीएस, आप उत्तराखंड पीसीएस देने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस देने वाले हैं, लगातार शेयर कर दो, सभी सेशन को शेयर कर दो। और जो सेशन मिल रहा है, ये सेशन बहुत दुर्लभ सेशन है, बहुत कम स्थानों पर ये सेशन आपको मिलेगा, इसलिए लगातार सेशन से जुड़ जाइए, जुड़े रहिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रोज हम लोग क्या करें, करंट अफेयर के सेशन लाकर पूरे 1 साल का करंट आपका कवर करवा दे इसी चैनल के माध्यम से, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चैनल का नाम है मिशन 50 IAS। चलो भाई अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देश में खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2022-23 के वित्त वर्ष में एवर ग्रीन क्रांति का नारा दिया गया है। 2022-23 का जो बजट आने वाला है, अभी सुनते होंगे कि 31 जनवरी जो आने वाला है, 4-5 दिन बाद 31 जनवरी को भारत देश में क्या शुरू हो रहा है, भारतीय संसद में क्या शुरू हो रहा है, बजट सेशन। बजट सेशन की शुरुआत हो रहा है 31 जनवरी से। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है। इस बार के बजट में सरकार का ध्यान किस पर है? एवर ग्रीन रेवोल्यूशन पर है, एवर ग्रीन क्रांति पर ध्यान है। साथ ही साथ सरकार का ध्यान इलेक्ट्रॉनिक पंचायत पर है। साथ ही साथ सरकार का ध्यान स्टार्टअप इंडिया पर है। इस बार के बजट में 3 बातों को फोकस किया जाएगा, नोट कर लो। इस बार का जो बजट आ रहा है उसमें 3 बातों को फोकस किया जाएगा। एवर ग्रीन क्रांति पर फोकस किया जाएगा, इसी में स्टार्टअप इंडिया पर फोकस किया जाएगा, और इसी में फोकस किया जाएगा स्टूडेंट्स ई पंचायत, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत। अभी वर्तमान में हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक पंचायत पहले से ही चल रहा है, लेकिन सरकार का इरादा है कि जितने भी पंचायत हैं उन सबको डिजिटल माध्यम से जोड़ देना, ताकि जो करप्शन होता है वो करप्शन रुक जाए। आम जनता जब पंचायत में मुखिया से, सरपंच से हिसाब लेने लगेगा तो करप्शन रुकेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत को जोड़ना है, ई पंचायत बनाना है, इसको भी इस बार के बजट में फोकस किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक पंचायत के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था पंचलेखा। छत्तीसगढ़ में
इलेक्ट्रॉनिक पंचायत के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है पंचलेखा। नोट कर लीजिएगा, और पूरे भारत में भी इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार एवरग्रीन क्रांति पर फोकस किया गया है भाई। इसके विषय में जानते, देखो ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन का चित्र मैंने दे दिया है। इसके तहत हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के तर्ज पर, जैसे देश में हरित क्रांति आया था 1966-67 में, इंडिया में क्या आया? हरित क्रांति। और 2005-6 में इंडिया में क्या आया? द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे रेनबो रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय हरित क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति जैसा ही इस बार लाया गया है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, और फोकस किया गया है, फोकस उन चीजों के उत्पादन पर किया गया है, उन चीजों के उत्पादन को फोकस किया गया है जिसमें प्रोटीन और फैट भी हो। आपने सुना होगा कि जब पहली हरित क्रांति आया था तो आया था गेहूं और चावल पर, और गेहूं और चावल के खाने से क्या मिलता है? गेहूं और चावल के खाने से क्या मिलता है भाई? तो हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब सरकार का चिंता है कि खाली कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या बॉडी मजबूत होगा, हमारा बॉडी का विकास होगा? नहीं, हमें फैट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए। तो एक ऐसे फसल का उत्पादन भी किया जाए जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, यानी गेहूं और चावल के साथ साथ दाल और तिलहन, यानी दलहन और तिलहन का भी उत्पादन किया जाए। इसीलिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। क्वेश्चन आ जाएगा कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन में किस चीज की खेती होगी? तो बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा और प्रोटीन को भी फोकस किया गया है। ऐसे अनाज भी उगाया जाए जिससे शरीर को फैट मिले, शरीर को प्रोटीन मिले, उसके लिए भी कुछ काम किया जाए। इस मिशन के तहत दलहन और तिलहन, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, मछली पालन तथा दूध उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि प्रोटीन और फैट मिल सके। दूध में क्या है? फैट भी है, प्रोटीन भी है। मछली में प्रोटीन है। आप जो चिकन खाते हैं उसमें भी क्या है? प्रोटीन है। दाल और तेल खाते हैं, वहां भी फैट और प्रोटीन है। तेल में क्या है? फैट है। और दाल में क्या है? प्रोटीन है। क्लियर है? तो इन सब की खेती भी किया जाएगा। इसी खेती को बोला गया एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन क्रांति के तहत, इस क्रांति के तहत पहले चरण में जो स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है उसे पहले मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते थे। 1995 में, 1995 में मध्याह्न भोजन योजना, स्कूल में खाना खिलाया जाता था बच्चों को, उसी को मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील के नाम से जानते थे। उसी का नाम बदल के सरकार ने क्या कर दिया? भारत सरकार ने उसका नाम चेंज करके कर दिया है राष्ट्रीय पोषण मिशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के तहत पहले चरण में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत क्या दिया जाएगा? पोषक तत्व मिश्रित चावल, मतलब कुछ ऐसा दिया जाएगा खाना बच्चों को जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। क्लियर है? तथा दूसरे चरण में 3 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को इसी प्रकार का अनाज दिया जाएगा। पहले मिड डे मील में इसको लागू किया जाएगा। इस तरह का अनाज कहां सप्लाई किया जाएगा? स्कूलों में, मिड डे मील में। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग पीडीएस वाले हैं, जितने भी लोग राशन कार्ड वाले हैं, उनको भी अब राशन किस प्रकार का दिया जाएगा? इस प्रकार से राशन दिया जाएगा ताकि उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उनको मिल सके। बहुत बेहतरीन है। तो इस बार के बजट में एवरग्रीन रेवोल्यूशन पर चर्चा हो रही है, इस बार के बजट में स्टार्टअप इंडिया पर चर्चा हो रही है, इस बार के बजट में इलेक्ट्रॉनिक पंचायत पर चर्चा होने वाली है। इस बार का बजट कब पेश होगा? 1 फरवरी को। उसके एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या पेश होगा? भारत का इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। क्लियर है? और आप जानते हैं कि इस बार का बजट सेशन की शुरुआत भी 31 जनवरी को होने जा रहा है। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने यह सुझाव दिया था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अलग अलग अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाएगा। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सुझाव दिया कि भारत में अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा होनी चाहिए। जैसे IAS है ना, IPS है ना, IFOS है ना, उसी प्रकार अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा। आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विस है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा,
ये तीनों को बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसकी स्थापना आईएएस और आईपीएस को ऑल इंडिया सर्विस का दर्जा कब मिला? 1947 में। और भारतीय वन सेवा आईएफओएस को अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस का दर्जा कब मिला? 1966 में। तो ये तीन ही सेवा है जिसको अखिल भारतीय सेवा के नाम से जानते हैं। अखिल भारतीय सेवा का मतलब यह होता है, एक ऐसी सेवा है जो केंद्र के लिए भी काम करता है और राज्य के लिए भी काम करता है। यानी कहने का मतलब है ये कि केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच की कड़ी, इन सेवाओं को केंद्र और राज्य के संबंधों को जोड़ने वाली सेवा कहा जाता है। केंद्र और राज्य को जोड़ने वाली सेवा किसको बोलते हैं? अखिल भारतीय सेवा को। वर्तमान में कितनी सेवा अखिल भारतीय सेवा है? 3 सेवा है, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। इन्हीं तीनों सेवा में कैडर सिस्टम होता है। इसी 3 सेवा में कैडर सिस्टम है, मतलब कि आप किस राज्य में आपको नौकरी लगेगा। आप जब मेंस का फॉर्म भरते हैं, जब सिविल सर्विसेज के मेंस का फॉर्म डालते हैं, तो उसी समय आपसे भरवा लिया जाता है कि आप किस राज्य में नौकरी करना चाहते हैं। तो उसमें आप डालते हैं बिहार, यूपी, जो डालते हैं आप कैडर, वो कैडर से 3 ही पोस्ट के लिए भरवाया जाता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। बाकी पोस्ट के लिए कैडर सिस्टम नहीं होता। ये अखिल भारतीय सेवा की पहचान है। ये दोनों के लिए काम करते हैं। लेकिन अब मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी जब से आए हैं तो क्या बोल रहे हैं कि अब कैडर सिस्टम हम खत्म कर देंगे, अखिल भारतीय सेवा में भी हम कैडर सिस्टम को समाप्त कर देंगे। ये मोदी जी का कहना है, पर अभी समाप्त नहीं किया उन्होंने। कैडर सिस्टम समाप्त करने की बात कही है। और मोदी जी ने हाल ही में एक और चीज कहा है कि किसी भी आईएएस ऑफिसर को, अगर किसी भी अखिल भारतीय सेवा के लोगों को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश देता है, अगर केंद्र सरकार कोई आदेश देता है, तो उसे उस आदेश को जो टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर उस आदेश को पूरा करना होगा। भले ही वो राज्य सरकार की नौकरी में लगा हो, लेकिन अगर केंद्र सरकार आदेश दे दिया तो उसे वो आदेश पूरा करना होगा। उस आईएएस को, उस आईपीएस को, उस आईएफएस को वो आदेश मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ स्टैंड रिलीज जारी होगा। एक टर्म दिया उन्होंने, आपके खिलाफ स्टैंड रिलीज जारी होगा और आपको सेवा से हटाया भी जा सकता है और आपको पेंशन मिलने में भी दिक्कत हो सकता है। यानी कि खाली कहने का मतलब है कि अखिल भारतीय सेवा राज्य के लिए भी काम करता है, केंद्र के लिए भी काम करता है। कहने का मतलब यह होगा कि अगर केंद्र चाह ले तो कोई भी आईएएस उसकी बात को टाल नहीं सकता। ये बात कहां से आया? अभी बंगाल में एक आईएएस ऑफिसर है, अलापन बंदोपाध्याय। वो दीदी के सेवा में थे, ममता दीदी के सेवा में थे, पर केंद्र सरकार उनको अपने यहां बुलाया था। लेकिन अलापन बंदोपाध्याय ने रिजाइन कर दिया, अपने पद से ही रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया। तो भैया हम नौकरी नहीं करेंगे, अब लगाओ, अब करो केंद्र सरकार काम। तो केंद्र सरकार ने कह दिया, यदि केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे तो रिजाइन करने से कुछ होता नहीं है, आपको पेंशन मिलने में, आपको रिटायरमेंट मिलने में हम दिक्कत कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? इसलिए अखिल भारतीय सेवा में भी आप हैं तो अगर आप केंद्र सरकार के आदेश न मानते हुए रिजाइन भी कर दिए, तब भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बात अभी हाल ही में, आज 4-5 दिन पहले की घटना है, सरकार ने एक चिट्ठी जारी करके स्टैंड रिलीज जारी किया है अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ, जिसमें कहा है कि भैया आप रिजाइन करने से काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार अगर बुला लिया तो आपको आना पड़ेगा। तो अखिल भारतीय सेवा के नाम से पर्यावरण सेवा का गठन करने का सुझाव दिया था टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने। इसी को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि इसका गठन आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। इसका गठन अखिल भारतीय सेवा यानी भारत की 4थी सेवा हो जाएगी। अगर इस सेवा का गठन हो जाता है तो भारत में 4 सेवा हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा। वर्तमान में 3 है, गठन हो जाने के बाद 4। तो सरकार से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका गठन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए भाई, अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान किसमें भैया? अनुच्छेद 312 में। ये भी नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन होता है। इसके तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का गठन करती है। याद रखिए, अखिल भारतीय सेवा के गठन करने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास है। राज्यसभा, केवल और केवल राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवा अगर बनेगा तो उसमें लोकसभा का कोई पावर नहीं है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? राज्यसभा करता है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय वन सेवा आईएफओएस। ये तीनों का पिक दिया हुआ है। ये 3 सेवा है जो अखिल भारतीय सेवा के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा 1947 में अखिल भारतीय सेवा का दर्जा मिला और भारतीय वन सेवा को 1966 में अखिल भारतीय सेवा का दर्जा मिला। क्लियर है? तो ये अखिल भारतीय सेवा के बारे में आप मैक्सिमम बात जान चुके हैं। इसके संबंध में भी करंट अफेयर में क्या चला भी जान गए। अखिल भारतीय सेवा को केंद्र राज्य संबंधों की कड़ी भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया आपको। आगे चलते हम लोग
नेक्स्ट करंट की ओर, गृह मंत्रालय ने हाल ही में आदेश जारी किया है, गृह मंत्रालय भी हाल में आदेश जारी किया है कि यदि हथियार बनाने वाली, बंदूक बनाने वाली जो कंपनी है, हथियारों का निर्माण करने वाली जो कंपनी है, वो अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे। गृह मंत्रालय कहा है कि उनका लिमिट होता है, भारत में जो हथियार बनाने वाली कंपनी होती है ना, उनका हथियार बनाने का क्या है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो हथियार नहीं बना सकते, उससे कम बना सकते, ज्यादा नहीं। लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा है कि भैया हथियार का मांग बढ़ गया है, हथियार का डिमांड बढ़ गया इंडिया में, इसलिए हथियार कंपनी यदि चाहे तो अपना हथियार का उत्पादन बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गृह मंत्रालय का यह निर्णय हथियारों के लाइसेंस की बढ़ती मांग को देखकर लिया गया है। इसके लिए क्या करना होगा कंपनी को, किसी कंपनी को यदि हथियारों का उत्पादन बढ़ाना है तो वित्त वर्ष के समाप्त होने के, वित्त वर्ष कब समाप्त होता है, 31 मार्च को वित्त वर्ष समाप्त होता है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। तो किसी कंपनी को यदि हथियारों का उत्पादन बढ़ाना है तो वित्त वर्ष के प्रारंभ होने के 90 दिन पहले, यानी 1 अप्रैल के 90 दिन पहले कब होगा, 1 जनवरी को, 90 दिन पहले गृह मंत्रालय को अपने पिछले साल के उत्पादन और अगले साल के उत्पादन के करना, कितना उत्पादन करना है इसका ब्यौरा देना होगा। गृह मंत्रालय को 90 दिन पहले बताना होगा कि पिछले साल कितना उत्पादन किए और अब कितना उत्पादन करना चाहते हैं, इसका ब्यौरा अगर गृह मंत्रालय को दे देंगे तो गृह मंत्रालय आपके जो प्रोडक्शन लिमिट है हथियार का वो बढ़ा देगा। ये हाल ही में गृह मंत्रालय ने फैसला किया है। वर्तमान में सबसे ज्यादा हथियारों का लाइसेंस उत्तर प्रदेश में है। टोटल कितने व्यक्ति भारत में, टोटल कितने लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, भारत में टोटल 35 लाख लोग हैं जिनके पास हथियारों का, बंदूक का लाइसेंस है। इसमें से अकेले 13 लाख उत्तर प्रदेश में है। 13 लाख लाइसेंसधारी कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में है। और सेकंड नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, 3,70,000 लाइसेंसधारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और तीसरे स्थान पे पंजाब है। सबसे ज्यादा लाइसेंस उत्तर प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पंजाब में। अकेले 20 लाख के आसपास लाइसेंस कहाँ है, अकेले 20 लाख के आसपास लाइसेंस कहाँ है भाई, तो है वो कहाँ है, तो ये 3 ही राज्य में है, अब बाकी 15 लाख में पूरे देश है। तो टोटल 35 लाख लाइसेंसधारी हैं। अगला क्वेश्चन एक बुक से, एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द राइज ऑफ भाजपा। राइज ऑफ भाजपा एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें भाजपा की स्थापना, जनसंघ से लेकर, जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भाजपा का जो इतिहास रहा है वो सारे इतिहास की जानकारी दी गई है इस किताब में, द राइज ऑफ भाजपा। इस किताब को लिखा है एक इकोनॉमिस्ट है, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ईला पटनायक। इन्होंने इस किताब को लिखा है भूपेंद्र यादव की मदद से। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की मदद से ईला पटनायक ने द राइज ऑफ भाजपा नाम से एक किताब लिखी है। द राइज ऑफ भाजपा याद कर लेना, ईला पटनायक द्वारा लिखी गई किताब है। किनके मदद से लिखा है, केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की मदद से इन्होंने लिखा है। चलिए अगले करंट के बढ़ते हैं। गगनयान मिशन, गगनयान अभियान के लिए इंजन का सफल परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। गगनयान जो मिशन है, गगनयान मिशन के में जो इंजन का प्रयोग किया जाएगा उस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है तमिलनाडु में एक जगह है महेंद्रगिरी। किसी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग जो वाहन होता है, PSLV, GSLV, जो भी रॉकेट हो गया, जो भी अंतरिक्ष में जाने वाला इक्विपमेंट होता है, उसके इंजन का टेस्ट कहाँ करते हैं, ये करंट जीके है, नोट कर लेना। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कहां पर इंजन का टेस्ट होता है, उपग्रह का या किसी भी यान का, अंतरिक्ष यान का इंजन कहां टेस्ट होता है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। गगनयान एक मानव अंतरिक्ष यान है जिसे 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। नोट कर लीजिए, गगनयान को 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने, यानी इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। गगनयान, अब आप पूछेंगे सर भारत से तो राकेश शर्मा, भारत से राकेश शर्मा तो बहुत पहले, राकेश शर्मा तो सर बहुत पहले, जो भारत में जो राकेश शर्मा है वो बहुत पहले अंतरिक्ष में जा चुके थे। ये कौन सा मिशन है सर? एक्चुअली भारत के जो राकेश शर्मा है वो गए थे रूस के यान से, रूस के यान से वो अंतरिक्ष में गए थे। रसिया ने उनको भेजा था अपने यान से। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा, पहली महिला कल्पना चावला, दूसरी महिला सुनीता विलियम्स। क्लियर है? ये सब क्या है? भारत में अभी तक 3 महिला अंतरिक्ष में जा चुकी हैं
और पहले पुरुष कौन थे? राकेश शर्मा। पर ये सब नासा से गए हैं या फिर रूस के अंतरिक्ष यान से गए हैं। लेकिन अब भारत का प्लान है कि अपने देश में बने हुए अंतरिक्ष यान से हम इंसान को भेजेंगे अंतरिक्ष में। कब तक भेजेंगे? 2003 तक। उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? गगनयान मिशन। कब तक? 2023 तक। भारत सरकार और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, 1969 को किया गया था। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूस, ईरान और चीन की नौसेना, रूस, ईरान और चीन की जो नेवी है, उन्होंने हिंद महासागर में अपना युद्धाभ्यास किया है। हिंद महासागर में रूस, ये रूस का है भाई। रूस, ईरान और चीन, रूस, चीन और ईरान ने क्या किया है भाई? उनके सैनिकों ने, नौसेना ने, नेवी ने वॉर एक्सरसाइज किया है। रूस, चीन और ईरान के नेवी ने अभी क्या किया है? हिंद महासागर में। पूछा गया कि हाल ही में चीन, ईरान और रूस ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास, नेवी एक्सरसाइज किया है? तो क्या आंसर देंगे? हिंद महासागर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने बेलारूस और क्रीमिया की तरफ से अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, जो कि 2013 में रूस ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया था। रूस ने बेलारूस और क्रीमिया की तरफ से, बेलारूस और क्रीमिया, देखिए यूक्रेन है, ये यूक्रेन देश है, इधर ये रूस है। तो बेलारूस देख रहे हैं ना, ये बेलारूस है, ये बेलारूस का पार्ट है और ये क्रीमिया का पार्ट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये क्रीमिया पहले ही यूक्रेन में था। पहले ये क्रीमिया कहां था? यूक्रेन में। और लेकिन अब कहां है? रूस में। रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैक सी है। ये जो आपको दिख रहा है क्या है? काला सागर, ब्लैक सी। ब्लैक सी से लगा हुआ क्रीमिया है। इधर बेलारूस है। रूस ने क्या किया है कि अपने सैनिक खड़ा कर दिया यहाँ पर और अपने सैनिक खड़ दिया यहाँ पर। यूक्रेन के दोनों किनारों पर अपनी सेना लगा दिया। अब अमेरिका पूरा छटपटा रहा है। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है, रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जैसे यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, हो सकता है रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले। ऐसे में पूरा जो पश्चिमी यूरोप है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, ये सब अंदर से बौखला गए हैं। ये रूस को धमकी दे रहे हैं कि अपनी सेना हटा लीजिए। और रूस क्या बोल रहा है कि हम हमला करने के लिए सेना नहीं लगाए हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा का हमको खतरा है, इसलिए अपनी सेना हम खड़ा कर दिए। तो बेलारूस और क्रीमिया की तरफ से, बेलारूस और क्रीमिया की तरफ से यूक्रेन के दोनों बाउंड्री पर रूस ने क्या कर दिया? सेना खड़ा कर दिया है। इस साइड में पोलैंड है, यूक्रेन के इस तरफ पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया है, इधर हंगरी है, इधर रोमानिया है। क्लियर है? यहाँ पर क्रीमिया है, ये यूक्रेन है, इसकी राजधानी है क्यू। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, याद रखिएगा। तो भाई रसिया के साथ अभी विवाद हो गया। विवाद क्या है तो आप पढ़ लेते हैं। रूस ने क्रीमिया और बेलारूस के सीमा से अपनी सेना को तैनात कर दिया है, जिससे अमेरिका के द्वारा यूक्रेन पर हमले की संभावना जताई गई है। अमेरिका के द्वारा यूक्रेन पर हमले की संभावना जताई गई है। इसी के मद्देनजर यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बातचीत हुआ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बातचीत हुआ कि भाई आप सेना क्यों खड़े कर दिए हैं, हो सकता है कहीं आप हमला कर दें। इसीलिए बातचीत हुआ है रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। जिनेवा में WTO, WHO का हेडक्वार्टर है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिनेवा के बगल में एक जगह है दावोस। स्विट्जरलैंड में ही जिनेवा के पास में एक जगह है जिसका नाम है दावोस। प्रत्येक साल विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग कहां होता है? दावोस में। और जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? जिनेवा में हेडक्वार्टर WTO, WHO का हेडक्वार्टर है। और मैं बता दूं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। यूक्रेन की राजधानी कहां है? क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्यू। इसी के कब्जे में पहले था क्रीमिया, जिस पर रूस ने क्या कर दिया? 2013 में हमला करके कब्जा कर लिया। इसीलिए इस क्रीमिया पर जब रूस ने 2013 में जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, इसी कारण से तो रूस को G8 से निकाल दिया गया था। रूस जो था G8 का मेंबर था। रूस जो था वो G8 का क्या था भाई? मेंबर। लेकिन G8 से इसे निकाल दिया गया। इसीलिए अब G8 नहीं रहा, अब G7 हो गया। अब क्या हो गया भाई? G7। पहले G8 था। आपको बता दें कि G8 में
G8 में सबसे बाद में जुड़ने वाला देश था रूस। 1997 में 1997 में रूस G8 से जुड़ा था, लेकिन 2013 में क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के कारण सबसे पहले G8 से किसको निकाला गया? ग्रुप 8 से किसको निकाला गया? ये निकाला गया रूस को। 2013 में रूस को निकाल दिया गया, इसलिए फिर से G7 हो गया। G8 का जो मीटिंग है, पिछले साल G8 की मीटिंग इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में G8 की मीटिंग हुई है। क्लियर है? पिछला मीटिंग मैं लिखवाऊंगा बाद में, तो ये याद रखिएगा आप लोग। रूस को G8 से निकाला गया था, किस कारण से? क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के कारण। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब वर्तमान में G7 है। अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है, इसकी काफी राजनीतिक चर्चा, पॉलिटिकल गॉसिप है। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन बीटिंग रिट्रीट समारोह में इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। इस भजन का नाम है, क्या नाम है भाई? अवॉइड विद मी। गांधी जी का एक पसंदीदा भजन है, अंग्रेजी का भजन है अवॉइड विद मी। 1950 से लगातार ये भजन का धुन बजाया जाता है। 26 जनवरी परेड में हर बार इस धुन को शामिल किया जाता था, अवॉइड विद मी को शामिल किया जाता था, लेकिन 2020 में इस धुन को हटाया गया था। 2020 में इस धुन को हटा दिया गया था, लेकिन बड़ी हंगामा हुआ, तो फिर 2021 में इस धुन को शामिल कर लिया गया था। इस बार 2022 के जो अभी होने वाला है बीटिंग रिट्रीट, 29 तारीख को, 29 जनवरी गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने दिल्ली के बिरला मंदिर में गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की गई थी। इस बार 29 जनवरी को शुरू होगा बीटिंग रिट्रीट परेड शुरू होगा, और बीटिंग रिट्रीट जो परेड है, उस परेड में इस बार 26 धुनों को शामिल किया गया है। इधर कितने धुन शामिल किए गए हैं? 26 धुन को शामिल किया गया है। 29 जनवरी को होने वाला है अवॉइड विद मी। इस बार महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के एक दिन पहले होने वाले 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के 26 धुन की सूची में शामिल नहीं है। इसमें गांधी जी के भजन को शामिल नहीं किया गया है। यही देखिए सीन है, बीटिंग रिट्रीट का सीन है, देख लीजिए आप लोग। 29 जनवरी को शुरू होने वाला है। हालांकि 2020 में भी इस धुन को हटाया गया था, लेकिन हंगामे के बाद इसे शामिल कर लिया गया था। 1950 के गणतंत्र दिवस समारोह से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस भजन यानी अवॉइड विद मी को बजाया जा रहा है। अवॉइड विद मी को 1847 में स्कॉटिश कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने लिखा था। यह भजन धुन प्रथम विश्व युद्ध में भी काफी लोकप्रिय रहा था। यह कविता को अंग्रेजी भाषा में बेहतरीन कविताओं में से एक माना जाता है। इस धुन को इस बार मोदी जी ने हटा दिया है। 26 जनवरी को जो होने वाला है बीटिंग रिट्रीट परेड, उसमें जो धुन बजेगा 26, उसमें से इसको हटाया गया है, और पहली बार ऐ मेरे वतन के लोगों का धुन शामिल किया गया है। जो गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये जो गीत है, इसके धुन को पहली बार बीटिंग रिट्रीट के परेड की धुन में शामिल किया गया है। और हटाया किसको गया? अवॉइड विद मी को। इसको किसने लिखा? इस कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने लिखा था 1847 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी काफी लोकप्रिय गीत रहा था ये। अगला करंट है, भारत ने श्रीलंका के साथ मौजूदा विज्ञान प्रौद्योगिकी के सहयोग समझौता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भारत का एग्रीमेंट था, उसे 3 साल के लिए उस एग्रीमेंट को बढ़ा दिया है। और श्रीलंका अभी काफी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? श्रीलंका चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीन के द्वारा उसे धोखा मिला है, और चीन के द्वारा जो धोखा मिला उसके कारण जो श्रीलंका का फॉरेन करेंसी रिजर्व था, फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो चुका। उसके पास विश्व से सामान खरीदने का पैसा बिल्कुल बच नहीं गया। तो भारत सामने आया है उसकी मदद के लिए। चीन ने जो धोखा दिया उसकी मदद के लिए भारत सामने आया है। भारत शुरुआत में 90 करोड़ डॉलर का राशि उसे गिफ्ट किया है। उसके बाद 50 करोड़ डॉलर दिया उसे तेल खरीदने के लिए। 4000 करोड़ रुपए नगद दिया है उसे। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए का सामान खरीद के दिया है। माने पूरी तरह से खत्म हो चुका। श्रीलंका का पैसा खत्म हो गया। वस्तु खरीदने के लिए उसके पास पैसा है ही नहीं। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। जो स्थिति भारत का 1990-92 में था, वही स्थिति श्रीलंका का भी हो चुका है। चलो एक अच्छा काम हुआ। अच्छा यह हुआ कि श्रीलंका जहां जहां इन्वेस्ट कर रहा है, चीन जहां जहां इन्वेस्ट कर रहा है, जब इस श्रीलंका की हालत चीन ने बना दिया है, वो हालत और देशों का भी बन सकता है। अब सभी देश चौकन्ना हो गए कि चीन से अगर हेल्प लोगे तो देखो क्या स्थिति होने वाला है। तो अच्छी बात है, चीन से लोग दूर जाएंगे तो भारत के पास आएंगे।
हमारा संबंध ठीक होगा तो अच्छी बात है। क्लियर है। तो चीन को भारत और श्रीलंका के बीच जो विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी जो सहयोग था उस पर समझौता जो था उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आइए, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार को बनाया है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चंचल कुमार बने हैं। ये हाईवे का चित्र बना दिया हूं मैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके कौन बने हैं? चंचल कुमार इसके एमडी बने हैं। अगले करंट पर बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल की सरकार ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाया है। क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाया है किस देश की सरकार ने? इजराइल ने। वहीं भारत और इजराइल के बीच 8वां शासन निकाय स्तर पर बैठक आयोजित की गई है। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर भारत और इजराइल के बीच हर साल वार्तालाप होती है। इस बार 8वां वार्ता भारत और इजराइल के बीच हुआ है और इजराइल जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, लेकिन इजराइल का प्रमुख शहर है तेल अवीव। इजराइल का जो प्रमुख सिटी है उसका नाम है तेल अवीव। यही तेल अवीव है, इधर यरूशलेम है। इधर क्या है भैया? यरूशलेम, इधर तेल अवीव। और ये जो आप देख रहे हैं यही है गाजा पट्टी, यह गाजा स्ट्रिप जिसको लेकर लड़ाई होता है। इधर है फिलिस्तीन, इधर है आपका वेस्ट बैंक। इजराइल और सीरिया के बाउंड्री पर है गोलन हाइट। यहां पर है गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन, ये गाजा पट्टी, ये तेल अवीव। इसकी राजधानी कौन है भैया? इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी यरूशलेम नोट कर लीजिएगा। इसकी राजधानी सीरिया ऊपर में है, सीरिया और इसके बाउंड्री पर गोलन हाइट है। ये सब मिडिल ईस्ट के कंट्री है। इनको बोला जाता है मध्य पूर्व के देश। इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये सभी देश को बोला जाता है मध्य पूर्व के देश। क्लियर है। इसके साथ इधर आइएगा, इजराइल की इस तरफ आइएगा तो कौन सा देश है? जॉर्डन है। इधर कौन सा कंट्री है? जॉर्डन है। नोट कर लीजिएगा, मैप को देख लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे मैप को आप प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले करंट पर बढ़ते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को, इसका नाम है इफ्को। इसके अध्यक्ष दिलीप सांघवी को बनाया गया है। वर्तमान में इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप सांघवी। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचा दीजिए। द बेस्ट करंट, इससे बेहतर करंट नहीं होगा। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा चल रहा है सेशन। इस सेशन को लगातार चलाते रहेंगे, पूरे 1 साल का करंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला सीडीपीओ, अगला बीपीएससी 67 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आरओ एआरओ, इन सब का करंट हम लोग कवर करेंगे। अगले 1 महीने में पूरा करंट कंप्लीट करेंगे। सेशन के साथ लगातार जुड़िएगा। शाम 5 बजे नोट कर लीजिए, टाइमिंग शाम के 5 बजे हम लोग जुड़ेंगे इसके साथ। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। दिलीप सांघवी को बनाया गया है इफ्को का अध्यक्ष। ये इफ्को है, इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। इफ्को के अध्यक्ष कौन बने? दिलीप सांघवी। नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर, एक शब्द है, एक वर्ड है भाई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा एक शब्द को चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है। उस शब्द का नाम है एनेक्सिटी। एनेक्सिटी शब्द को ANXIETY, एनेक्सिटी यह शब्द है, इसे चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इस शब्द को किसने घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चित्र है, देख लीजिए। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जिसे क्या बनाया गया भाई? जिसने क्या किया है? एनेक्सिटी वर्ड को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नोट कर लीजिएगा। अगला करंट है भाई, वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड। कंपनी का नाम क्या है? वीडियो गेम बनाने वाली एक कंपनी है, वीडियो गेम को डेवलप करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है एक्टिविजन ब्लिजर्ड। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो वीडियो गेम तैयार करती है। इसको खरीद लिया है, किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। सत्या नडेला पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। हाल ही में सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बनाया गया है। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष है वर्तमान में, चेयरपर्सन है वर्तमान में। पहले सीईओ थे, अब चेयरपर्सन है, भारतीय मूल के इंजीनियर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन
ब्लिजर्ड को खरीदा है। देखिए यही चित्र है। एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो है तो वीडियो गेम बनाने वाली एक कंपनी है और इस कंपनी को खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। क्लियर है। आगे अगले करंट को बढ़ते हैं। भारत में 5 नए टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व है, 51 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, लेकिन 5 नए टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कर्नाटक के एम हिल्स इलाका। क्वेश्चन आ जाए कि एम हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। अभी बनाया नहीं गया है, बनने की घोषणा हुआ है। कहा? कर्नाटक के एम हिल्स इलाका, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसके अलावा राजस्थान के रामगढ़ विषधारी इलाका, इन तीनों को मंजूरी दी जा चुकी है। यानी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है यहाँ। यानी एम हिल्स कर्नाटका, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, रामगढ़ विषधारी इलाका राजस्थान, ये तीनों को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मंजूरी मिल चुका है। और इसके साथ साथ बिहार के कैमूर और अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्य जीव अभयारण्य, इन दोनों को भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। अगर ये पांचों बन गए भारत के टाइगर रिजर्व, तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो आप लोग इस प्लेस याद रखिएगा, करंट में चर्चा में है। एम हिल्स कर्नाटक, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, रामगढ़ विषधारी इलाका राजस्थान, कैमूर बिहार और दिबांग वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। अगर कैमूर बन जाता है टाइगर रिजर्व, तो बिहार स्पेशल करंट याद रखिए, बिहार स्पेशल जीके याद रखिए। भारत में 2 हो जाएंगे टाइगर रिजर्व। भारत में पहले से ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व मौजूद है। भारत में पहले से ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व मौजूद है। अगर कैमूर बन जाता है तो भारत में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे और कुल 56 टाइगर रिजर्व इंडिया में हो जाएंगे। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। मैंने पहले भी बताया है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया था। 1972 तक भारत का नेशनल एनिमल लायन था, लेकिन 1972 के बाद से भारत का नेशनल एनिमल हो गया टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ये रॉयल बंगाल टाइगर जो इसी को भारत का नेशनल एनिमल बनाया गया है। कब से? 1972 से। उससे पहले तक लायन था, शेर था भारत का नेशनल एनिमल। अब हो गया रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया में 4 देश में मिलता है। कहां मिलता है? 4 देशों में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यही 4 देश है जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले करंट को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के नाम पर महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह स्मृति बनाया गया है। महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह स्मृति बनाई गई है। किसके नाम पर? केशव बलराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के नाम पर महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह स्मृति बनाया गया है। एक केशव बलराम हेडगेवार है, इनके याद में ही, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के याद में ही महाराष्ट्र में क्या बनाया जा रहा है? जंगल सत्याग्रह स्मृति बनाया जा रहा है। चलिए सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे आप। कैसा लग रहा है सेशन आप लोगों को? और सेशन मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, एक फ्रेंड के पास सेशन को भेज दीजिए। यूपी पीसीएस 12 जून मेरा टारगेट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 12 जून, अप्रैल महीने में होने वाला आरओ बीपीएससी 67, बीपीएससी सीडीपीओ, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एनटीपीसी मेंस, भारत में होने वाले जितनी भी एग्जाम्स हैं, ये यूनिवर्सल करंट, इस क्लास का नाम है यूनिवर्सल करंट क्लासेस। क्लियर है? इस क्लास को लगातार सुबह 5 बजे शाम 5 बजे इस करंट के साथ आप लोग जुड़े और लोगों को जोड़ने के लिए मोटिवेट करें और लगातार सेशन को देखते रहें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिशन 50 आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां इसको निकाल कर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसका। अगला करंट है, भारत के दिग्गज फुटबॉलर और मशहूर कोच सुभाष भौमिक का निधन हो गया है। सुभाष भौमिक 72 साल के थे। 1970 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत की फुटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उस टीम के भी मेंबर थे सुभाष भौमिक। एक फुटबॉलर थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे। एशियाई खेल में 1970 में जो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने लाया था उस टीम के मेंबर थे। अभी भारत में ये कौन थे भाई? फुटबॉल के कोच थे, जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुभाष भौमिक के भी यही पिक है उनका, देख लीजिए। सुभाष भौमिक मोहन बगान और ईस्ट बंगाल में कोच के रूप में काम किया है। इन्हें कोलकाता के जो मैदान है फुटबॉल मैदान, उसके जॉन्स मेरिन्हो, एक दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर थे जॉन्स मेरिन्हो, उनसे इनकी तुलना की जाती है। कोलकाता मैदान के जॉन्स मेरिन्हो के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुभाष भौमिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
इनका चित्र आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे आते हैं। ब्रह्मांड में अदृश्य गैसों का पता लगाने के लिए तथा अंतरिक्ष की परमाणु धूल के क्षेत्रों की जानकारी के लिए सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चलाया जा रहा है। अदृश्य गैस ब्रह्मांड में जो है उसका पता लगाने के लिए और धूलकण का पता लगाने के लिए एक रेडियो टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। रेडियो टेलीस्कोप लगाने की परियोजना चलाई जा रही। इस परियोजना का नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे। जो रेडियो टेलीस्कोप लगाया जा रहा है किसको पता लगाने के लिए, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, रेडियो दूरबीन जो लगाया जा रहा है उसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये किसके लिए लगाया जा रहा है भाई? ये अदृश्य गैस और धूलकण को पता लगाने के लिए। इस परियोजना को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। 3 देशों ने मिलकर इस टेलीस्कोप को लगाने की योजना बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका। हाल ही में इस परियोजना से स्विट्जरलैंड ने जो इसमें शामिल हुआ है। इस परियोजना में कौन शामिल हुआ हाल ही में? स्विट्जरलैंड। यही करंट अफेयर है कि जो स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना है उसे कौन शामिल हुआ है? स्विट्जरलैंड शामिल हुआ है। और ये किसके लिए? अदृश्य गैसों का पता लगाने के लिए। इसमें टोटल 2 मिलियन का खर्च आएगा। इस टेलीस्कोप को लगाने में 2 मिलियन का खर्च आएगा। इसको कहां बनाया जा रहा है? इस टेलीस्कोप को लगाया कहां जा रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम में लगाया जा रहा है। क्लियर है? यूनाइटेड किंगडम, इसमें इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और फ्रांस और चीन पहले से शामिल है। इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और फ्रांस और चीन इस योजना में स्क्वायर किलोमीटर एरे में पहले से शामिल है। शुरुआत किया गया ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका के द्वारा, बाद में शामिल हो गए इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और चीन। अभी स्विट्जरलैंड में इसमें शामिल हुआ है। कहां लगाया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम में। कितने पैसे के खर्च से? 2 मिलियन यूरो के खर्च से। अगला आते हैं वॉन इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप है, एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है वॉन इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड। इसने बाजार में अर्बन स्पोर्ट नाम की साइकिल उतारी है। एक साइकिल उतारा, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाया है जिसका नाम है अर्बन स्पोर्ट। अर्बन स्पोर्ट नाम की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाया है, वॉन इलेक्ट्रिकल मोटो प्राइवेट लिमिटेड बनाया है। एक स्टार्टअप है, इसने अर्बन स्पोर्ट नाम की साइकिल उतारी है। अगला करंट आते हैं। स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में ये कभी एक फंक्शन का आयोजन किया गया था, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन का नाम है अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल। इसमें भारत के मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। पूछा जाए कि मैड्रिड में आयोजित होने वाले जल और साहसिक कार्निवाल में भारत के किस राज्य को अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट आइए, कोयला मंत्रालय में भारत सचिव कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार जैन। कोयला मंत्रालय के सचिव वर्तमान में कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार जैन है। इन्होंने कोयला दर्पण नामक पोर्टल की शुरुआत की है। कोयला दर्पण नाम से एक पोर्टल शुरू किया है। यह कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन को दिखाने के लिए प्रमुख सोर्स है। यानी कोयला क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है आज तक, उसको दिखाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, कोल दर्पण। कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किसने किया? डॉक्टर अनिल कुमार जैन, जो कोयला मंत्रालय के सचिव हैं। इस पोर्टल पर क्या आपको मिलेगा? इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खदान की निगरानी, कोयले की कीमतों संबंधी प्रमुख सूचना होंगे। इस कोयला दर्पण पोर्टल पर क्या क्या मिलेगा आपको? कोयले के उत्पादन, ताप बिजली घर, जो थर्मो इलेक्ट्रिक जो हाउस है उसमें कोयले का कितना भंडार है, कोयला ब्लॉक किसको किसको दिया गया है, किस कंपनी को कोयला ब्लॉक मिला है कोयला निकालने के लिए, कोयले की कीमत में कितना वृद्धि हो रहा है, कितना घटोतरी हो रहा है, इन सब की जानकारी आपको कोल दर्पण एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। इसे कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। किसको? इस पोर्टल को कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो मिलेगा। अगला करंट जो काफी महत्वपूर्ण है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, इस सेशन का अंतिम करंट अफेयर है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए तो सबसे ज्यादा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा लोग देने जा रहे हैं जून में, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, कोक बरोक दिवस का 44वां संस्करण जनवरी 2022 में त्रिपुरा में मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक 19 जनवरी को मनाया जाता है। 19 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया है। कैवा संस्करण? 44वां। 2022 में 44वां संस्करण कोक बरोक दिवस का मनाया गया है। कोक बरोक त्रिपुरा की एक भाषा है। कोक बरोक त्रिपुरा के जनजातियों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कोक बरोक लैंग्वेज का नाम है, एक भाषा का नाम है जो त्रिपुरा के जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए 1979 में 1979 में त्रिपुरा की सरकार ने यह निर्णय लिया था
कि कोकबोरोक भाषा को ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज की पहचान दी जानी चाहिए। तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। कोकबोरोक दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो क्या बोलेंगे 19 जनवरी से। 19 जनवरी को 1979 को से 19 जनवरी को हर साल कोकबोरोक दिवस मनाया जा रहा है। इस साल यह दिवस 44वां संस्करण मनाया गया 2022 में। त्रिपुरा के जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है कोकबोरोक। उस दिन, जिस दिन कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है, उस दिन जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज है त्रिपुरा में, वहां के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, क्या करते हैं भैया, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और गाना बजाना, इनके कार्यक्रम को पेश करते हैं। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र में आप लोग देखिए कोकबोरोक डे का चित्र बना हुआ है। इसमें लोग फंक्शन करते हैं, गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। 1979 से दिवस मनाया जा रहा है ताकि कोकबोरोक भाषा जो है वो पूरे देश में इसका प्रचार हो सके। तो इस सेशन कैसा लगा? आज के सेशन का अंतिम करंट है ये। कैसा लगा सेशन? आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा, समझ में आया तो जितने लोग जुड़े हैं, बेहतर लगा हो तो कमेंट कर दें कैसा लगा सेशन, और जितने भी लोग हैं उन तक सेशन को शेयर कर दें। अधिकतम लोगों तक सेशन शेयर कर दें। आपकी जिम्मेवारी है कि भाई सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर करें। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हरियाणा में जितने लोग पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, खासकर संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का पेपर जितने लोग देने वाले हैं, और आपके जितने भी मित्र हैं, उन तक इस सेशन को शेयर कर दें। पूरे इतिहास में, पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे बेहतरीन करंट अफेयर मैंने आपको आज पेश किया है। अगर बेहतर लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दें और सेशन को लाइक कर दें। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इस पीडीएफ चाहिए, अगर इस करंट अफेयर का पीडीएफ आपको चाहिए तो मिशन 50 आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 आईएएस, डालिएगा आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए और उसी में सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि प्रिंट आउट निकाल के आप इसको पढ़ सके। चलिए शुभकामना, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल 5 बजे शाम को फिर से नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।